हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर। हम लास्ट लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे और उसमें मैंने इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था। कल हमने देखा था कि हमने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा। आज हम अगला इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है, कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसमें जब विषवांश विघटन होता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरा जो एटम, निकलने वाला जो एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज अगर आता है। ये कौन सी स्थिति में हो सकता है? जब कोई कार्बन के साथ कोई विद्युत ऋणी तत्व या एटम लगा हो, जैसे हैलोजेंस। तो अगर कोई हैलोजन फंक्शनल ग्रुप लगा हो या OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो जिसमें ऑक्सीजन विद्युत ऋणी होती है, तो जब विषमांश विघटन होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बंध के इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है यानी कोई हैलोजन एटम या OH ग्रुप, तो वो उस इलेक्ट्रॉन्स को लेके एज अ नेगेटिव चार्ज निकल जाते हैं। इस स्थिति में कार्बन पॉजिटिव हो जाता है और कार्बोकैटायन कहलाता है। ये कार्बोकैटायन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, लाइक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल्स। और जैसे ही ये बनते हैं ये तुरंत अपनी ज्योमेट्री प्लेनर में बदल लेते हैं और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इससे मैंने इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया है कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो अदर एटम कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि खाली रहता है। मुक्त मूलक के केस में हमने देखा था कि इस असंकृत कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन कार्बोकैटायन का ये जो, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये जो असंकृत p कक्षक है ये खाली रहता है। जब ये दूसरे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा या नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये वापस अपनी ज्योमेट्री को बदल लेते हैं। इनके प्रकार हैं, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि एज अ नेचर ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर मेथिल ग्रुप है तो मेथिल कार्बोकैटायन, प्राइमरी एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शरी एल्किल ग्रुप है तो टर्शरी कार्बोकैटायन। लाइक फ्री रेडिकल्स, इसमें भी एलिलिक कार्बोकैटायन होता है और बेंजिल कार्बोकैटायन भी इसमें होता है। इनकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो भी उसी तरह है, क्योंकि जो डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स हैं उसमें टर्शरी, आपको मालूम है टर्शरी एल्किल ग्रुप जो है, जो कार्बोकैटायन होगा टर्शरी, वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। उसके बाद सेकेंडरी उससे कम होगा, उससे कम होगा प्राइमरी और सबसे कम मेथिल। इसी तरह एलिलिक और बेंजिल में भी बेंजिल ज़्यादा स्थायी होगा, एलिलिक उससे कम स्थायी होगा। इनकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो हम अलग अलग मेथड से निकालते हैं। जैसे एल्किल जो कार्बोकैटायंस हैं उनको हम इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से बताते हैं। मुक्त मूलक को हमने सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाया था, लेकिन कार्बोकैटायंस को हम प्रेरण प्रभाव से भी समझाएंगे। प्रेरण प्रभाव आपको पता है कि जब किसी कार्बन पर चार्ज होता है और उसके पास जब उसके साथ अटैच्ड जो ब्रांच कार्बन है और उसके साथ अटैच्ड जो कार्बन्स हैं और उस पर इसका चार्ज का डिस्पर्सल होता है, और क्योंकि दूसरे जो कार्बन हैं एल्किल ग्रुप्स के साथ लगे हुए हैं वो प्लस आई इफेक्ट होता है। आपको मालूम है एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि ये जो दूसरे एटम्स हैं उस एल्किल ग्रुप्स के, कार्बन एटम्स, वो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इस चार्ज एटम की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे ये चार्ज का जो स्थायित्व होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज चेन में जाएगा, मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो का मूवमेंट इस कार्बन की तरफ होगा। तो ये जो चार्ज कार्बन है ये स्थायी हो जाता है। जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा चार्ज का उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होता है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन में क्योंकि
तीन तरफ से एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो तीनों तरफ से इनको प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इस चार्ज का तीनों तरफ डिस्पर्सल होता है। इसे और जितनी लंबी ज़्यादा चेन होती है, हमें पता है प्रेरण प्रभाव उतना चेन में जाते जाते कम होता चला जाएगा। तो जितने भी इमीडिएट कार्बन्स हैं वो उनका इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। तो टर्शरी एल्किल जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि इसमें अल्फा कार्बन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगी। तो टर्शरी कार्बोकैटायंस में जो है वो सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स अल्फा कार्बन्स होते हैं। तो इसी तरह मैंने जैसे इसमें प्राइमरी का समझाया है, प्राइमरी कार्बन जो है कार्बोकैटायन है उसमें एक ही अल्फा कार्बन है और 3 ही हाइड्रोजन्स हैं। तो इसमें हमें 4 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। सेकेंडरी में अगर एक एल्किल ग्रुप और जुड़ जाता है जिसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं तो हमें 7 रेजोनेटिंग फॉर्म्स मिलती हैं। और टर्शरी में तीनों कार्बन्स हैं, तीनों मैथिल ग्रुप्स हैं अगर, तो हमें 3 और मिलेंगे, यानी 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। यानी जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। सपोज कि एल्किल ग्रुप लगा है, कार्बोकैटायन के साथ कोई एथिल ग्रुप लगा है, यानी अल्फा कार्बन जो है उस पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो हमें 2 ही अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी, जिसकी वजह से उसका जो स्थायित्व है वो कम हो जाएगा। यानी मैथिल ग्रुप से कम एथिल ग्रुप का स्थायित्व होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। इसी तरह एलिल ग्रुप, एलिलिक कार्बोकैटायन और बेंजिल कार्बोकैटायन को हम रेजोनेंस के द्वारा समझाते हैं। जैसे मैंने आपको फ्री रेडिकल में समझाया था कि एलिल कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो सैचुरेटेड होता है उससे बनता है। उसमें से अगर कोई, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पर लगा हुआ था या कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा था जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, जैसे हैलोजन या OH ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा और इस सैचुरेटेड कार्बन को ये पॉजिटिवली चार्ज कर देगा और पॉजिटिवली चार्ज होते ही ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बदल जाता है, जिसकी वजह से ये जो विनिलिक जो दोनों कार्बन्स हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, उनके ज्योमेट्री में आ जाता है। और उसके बाद उसमें क्योंकि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है, इसकी वजह से इसमें अनुनाद की संभावना बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज तो लास्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा एलिलिक कार्बन अपने को स्थायी करता है। इससे फिर बेंजिल है, बेंजिल में भी इसी तरह देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी अगर CH2Cl जो अगर लगा होता है या कोई अल्कोहल होता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है, या हैलोजन एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है। बेंजिल अल्कोहल अगर होता या बेंजिल क्लोराइड होता तो हैलोजन एटम या OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाते हैं और कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। नाउ इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ ये क्योंकि कॉन्जुगेशन में है तो बॉन्ड इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज क्योंकि रिंग में डिस्पर्स होता है और इसमें डिस्पर्सल ज़्यादा होगा तो इसमें अनुनादी संरचनाएं हमको मिलती हैं और इस तरह से ही अपने को स्टेबलाइज करता है। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनकी बनती है कि एल्किल कार्बोकैटायंस में मैथिल की सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उससे कम मैथिल की। इसी तरह एलिलिक और बेंजिल कार्बोकैटायंस। तो दिस इज द सेकेंड इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। थैंक यू।